ये हमारा यूपीबीटी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है और इसमें हम इस एपिसोड नंबर 4 है और इसमें हम देखेंगे त्रुटि। वास्तव में त्रुटि होती क्या है, हम इससे अगले वीडियो में चर्चा किए थे विमा की सीमाएं पर, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, और इसमें त्रुटि के बारे में देखेंगे। और त्रुटि में हम देखेंगे, पहले ये समझते हैं कि त्रुटि होती क्या है। देखिए, किसी भी वस्तु को मापते हैं हम, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसका मापन से मेजर करते हैं तो उसमें हमारे कुछ न कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं। मान चलिए ये 10 मीटर लंबाई के एक वस्तु को हमने नापा यहाँ पे, तो इसमें यह भी हो सकता है कि 9.9 मीटर है, 9.9 मीटर यानी 0.1 मीटर की त्रुटि हो सकती है, और ये इतनी कम भी हो सकती है त्रुटि। और इसमें दोबारा यदि हम मापे तो 10 मीटर, तो इसमें 10.1 भी हो सकता है, यानी 0.1 मीटर बढ़ भी सकता है, यानी कि इतने पॉइंट में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यही त्रुटि कहलाती है। मान चलिए कि हमने 10 मीटर मापा, 10 मीटर दूरी का, और कोई कहे कि इसकी दूरी 8 मीटर है, 2 मीटर की त्रुटि होगी, तो ये त्रुटि नहीं होती है, ये सरासर आपने गलत माप दिया। इस माप को हम कभी भी त्रुटि नहीं कह सकते। त्रुटि का मतलब ये होता है बहुत अनिश्चित मात्रा में त्रुटि, मतलब कि वो अनिश्चित मात्रा में त्रुटि। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 10 मीटर जो है उसमें 0.1 मीटर की, यानी 0.1 मीटर की प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वृद्धि भी और त्रुटि भी, यदि अल्पतमांक उसका इतना हो। अल्पतमांक का मतलब होता है कि वह मीटर जितने सीमा तक माप सके, अब उससे अधिक वो सीमा तक नहीं माप सकता है, उसे हम अल्पतमांक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रुटि। तो क्या देखें कि त्रुटि इतनी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और कोई कहे कि 10 मीटर की लंबाई है और उसको वास्तविक में मापा जाए तो 8 मीटर हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे त्रुटि नहीं होगा, ये तो पूरा सरासर गलत हो जाएगा। तो आइए हम देखेंगे त्रुटि, एरर इन मेजर, डायरेक्ट एरर्स इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों के संयोजन में ये 4 प्रकार का संयोजन होता है। योग का संयोजन, सब्ट्रैक्शन का संयोजन, योग एंड सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और पावर का। तो आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और इसका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो देखिए नंबर 1 में त्रुटियों का संयोजन में जोड़ या घटाव का त्रुटियों का संयोजन, अर्थात इंग्लिश में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एडिशन और सबट्रैक्शंस। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, माना लेट जेड इक्वल टू, जेड कोई दूरी मापी जाती है जिसकी वास्तविक माप इतना है, और इसमें संभावना है कि ये जेड हो गया, और जेड में ए प्लस बी यानी कि योग में त्रुटि। तो यहाँ पे जेड बराबर ए प्लस बी कोई दूरी मापी जाती है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसके बाद और जब वास्तव में इसे मापा जाता है तो इसमें हमने अभी बताया प्लस और माइनस की त्रुटि हो सकती है बहुत कम, तो इसे बहुत कम को डेल्टा से या स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ डेल्टा हम लगा देते हैं, जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए, तो ए में भी त्रुटि हो जाएगी, डेल्टा ए, और यहाँ पे प्लस माइनस है ही, बी में भी त्रुटि हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब यहाँ पे इसके बाद फिर हम दोबारा इसे हल करेंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, ये देखिए अब यहाँ भी प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस, अगर ब्रैकेट हटाएंगे
तो इसको और इसको ए प्लस बी को एक कोष्ठक में लेने पर तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा बीच में, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसको और इसको एक कोष्ठक में ले लीजिए, जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। फिर यहाँ से प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जेड बराबर हमारा क्या है, ए प्लस माइनस बी, तो यहाँ से जेड से ए प्लस माइनस बी ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आएंगे तो घट जाएगा, इस यहाँ पे मान रखेंगे या यहाँ पर जेड रख देंगे तो हमारा त्रुटि डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। जो पूरी त्रुटि हुई होगी मेजर में, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हो गया हमारा जोड़ या घटाव का त्रुटि संयोजन, जोड़ने या घटाने में जो मेजर किए हैं वो। और इसका अब इसमें बोल देगा कि मैक्सिमम मिरर कितना होगा, मैक्सिमम मिरर, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिरर डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। क्यों डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इसमें डेल ए में माइनस बी कर देंगे तो वो तो कम निकलेगा, लेकिन अगर इसको इसी में जोड़ते हैं तो ये मैक्सिमम मिरर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हम पहुँचते हैं। दूसरे पॉइंट पे हमारा है मल्टीप्लिकेशन। दूसरा टाइप का इरेज जो है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणांक की त्रुटि। जैसे तो यहाँ पे ये मानना पड़ेगा गुणा के रूप में जेड इक्वल टू ए इंटू बी समीकरण 1 है। अब यहाँ पे कितनी त्रुटि हो सकती है, इसमें त्रुटि हो सकती है जेड में जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस और माइनस, इसमें डेल जेड डेल ए का मान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अब यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगा देंगे, बी प्लस माइनस डेल बी। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे, डेल जेड प्लस माइनस डेल जेड, जेड प्लस माइनस डेल जेड। अब यहाँ पे इसका इंटू कर देंगे, ए इंटू बी और इसका इसमें प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। अब यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू इसका इसमें गुणा किया फिर इसका इसमें गुणा किया तो इतना आया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, प्लस माइनस डेल ए इंटू बी फिर प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। अब यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या है हमारा, ए प्लस बी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। लाइक काट नहीं सकते लेकिन आपको समझाने के लिए काट दे रहे हैं। जेड बराबर ए प्लस माइनस बी, और ये जो दूरी है इसको नगण्य मान लेंगे। नगण्य क्यों मान लेंगे, क्योंकि देखिए 0.5 इंटू 0.5 ये हालांकि हम जानते हैं बहुत कम दूरी है और ये भी बहुत कम दूरी है, तो इसको अगर इंटू करेंगे तो 0.25 ये कम और कम आ जा रहा है, इसलिए इस वैल्यू को हम नगण्य मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ डेल जेड इक्वल टू आ जाएगा ए डेल बी फिर ए डेल बी प्लस माइनस डेल ए इंटू बी। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें जेड से भाग देंगे समीकरण में, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको। इक्वेशन 2 में जेड से भाग देने पर क्या होगा, डेल जेड अपन जेड इक्वल टू ए इंटू डेल बी। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे
ए बी, यहाँ पे जेड का संबोध भाग देना तो जेड लिख दिया। अब जेड बराबर ए प्लस बी भी लिख सकते हैं तो ए प्लस ए इंटू बी हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस डेल ए इंटू बी। अब डेल ए इंटू बी में यहाँ पर भी ए इंटू बी से इंटू कर देंगे और ये यहाँ से कट जाएगा और ये बी यहाँ से कट जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा डेल जेड अपन जेड इक्वल टू, इसको अगर इधर लिख दें हम या यहीं पे, डेल बी अपन बी प्लस माइनस डेल ए अपन ए। अगर इसको हम सजा कर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं डेल जेड अपन जेड इक्वल टू डेल ए अपन बी प्लस माइनस डेल बी अपन बी। आ गया हमारा यहाँ पे इतना, यही हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में त्रुटियों का संयोजन का फार्मूला। क्योंकि हमें पता है कि अधिकतर फार्मूले से ही डिराइव करना होता है, तो इसलिए फार्मूला हल कर लेंगे और इसके बाद न्यूमेरिकल में जब इसका यूज करेंगे तब और भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए अब तीसरे नंबर का देखते हैं पावर का। पावर में सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे डिवीजन का देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 DIVISION डिवीजन। डिवीजन में अब क्या करेंगे, जैसे कि देखिए हमने यहाँ जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन का लिया तो सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस एडिशन किया, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लिया तो जेड इक्वल टू ए इंटू बी किया। अब यहीं डिवीजन का लेंगे तो क्या करेंगे, जेड इक्वल टू ए बाई बी रखेंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें त्रुटि कितनी हो सकती है। इसमें त्रुटि हो सकती है जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए में त्रुटि हो सकती है डेल ए की अपान बी प्लस माइनस डेल बी की त्रुटि हो सकती है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से जेड प्लस माइनस डेल ए जेड इक्वल टू, अगर हम इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए बचेगा। और यही प्रक्रिया से हम नीचे भी करें, अगर यहाँ पे बी कॉमन लें तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी बचेगा। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, ये जो ए और बी आया है हमारा, ये जेड इक्वल टू के बराबर रहते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पे भी जेड कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड हो जाएगा। और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इंटू करेंगे तो जेड आएगा और इसमें से ये जेड कट के डेल जेड आ सकता है। और यहाँ पे ए बाई बी का मान जेड रख दें, और यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए बटा में 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी। तो यहाँ पे ये जेड कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब आगे फिर अब इसको इस तरह से कर लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए। और फिर इसमें ये 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी। अगर यदि हम इसको ऊपर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा घात, और इसमें बीच में इंटू आ जाएगा, इंटू का चिन्ह। तो अब यहाँ से देखिए एक यहाँ पे नियम लगता है बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से, यदि ये बहुत कम संख्या है तो ये जो घात होता है वो यहाँ पे आकर इंटू हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए। और यहाँ पे इंटू होगा जब -1 का तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस डेल बी अपान बी, ये हो गया। अब ये दोनों का आपस में इंटू कर सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इंटू हो जाएगा इसका, तो इंटू होगा यहाँ पे
तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपन जेड। अब यहाँ पे इंटू करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, और इसमें भी प्लस माइनस डेल ए अपन ए, और फिर प्लस माइनस डेल बी अपन बी का इंटू करेंगे इसमें, तो माइनस प्लस डेल बी अपन बी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस ये माइनस प्लस डेल ए अपन ए इंटू डेल बी अपन बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 और 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा डेल जेड अपन जेड इक्वल टू, और ये यहाँ पे जो मापा गया है, हालांकि हम देख रहे हैं कि डेल ए इंटू डेल बी त्रुटियों में बहुत कम का त्रुटि होता है, पॉइंट में इतना होगा त्रुटि या ये इतना होगा। तो पॉइंट में त्रुटि होगा तो पॉइंट का इंटू करेंगे, मान चलिए 0.1 में त्रुटि हो रही है और इंटू करें 0.1 में, तो ये क्या होगा 0.1 हो जाएगा। और इसमें और भी, इसमें से जो ए भी है यानी कि जो पूरा जितना मान है उसका भी भाग दे देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो एकदम छोटी सी वैल्यू जो होती है उसे हम नगण्य मान लेते हैं, नेग्जिबल। और यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा डेल ए प्लस माइनस डेल बी अपन बी, डेल ए अपन डेल ए, यहाँ पे ये और ये उतर जाएगा, और इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला बन जाएगा डिवीजन का। इसी पर हम डिवाइड का फार्मूला हल करेंगे। अब त्रुटि में चौथी प्रकार की जो त्रुटि होती है वो होती है पावर की, यानी घातों की त्रुटि को कैसे हल करें। तो इसमें हमारा क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारा इंटू था तो इंटू, डिवीजन था तो डिवीजन कर दिया, घात क्या लेंगे पावर, जेड इक्वल टू ए के पावर एन, क्योंकि पावर का हल करना इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और अब मान चलिए कि इसकी मापने में हमसे त्रुटि हो गई, डेल जेड इक्वल टू, अब इसमें जो त्रुटि होगी प्लस माइनस डेल की बी, और इसमें त्रुटि हो रही तो इसमें भी त्रुटि हो जाएगी और घाते एन हो जाएगा। और यहाँ पे हम यदि इसको बाहर ले लें कॉमन, डेल जेड प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू, फिर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो ए के पावर एन कॉमन आएगा बाहर, 1 प्लस माइनस डेल ए अपन में ए यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, क्योंकि इंटू करेंगे यहाँ पे तो ये तो पावर ऊपर चला जाएगा और इसका इंटू करेंगे तो ए और ये यहाँ से कट जाएगा, तो फिर यही वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखिए क्या करते हैं, देखिए ये ए के पावर एन है, यहाँ जेड बराबर ए के पावर एन आया, तो ये कैंसिल हो सकता है आराम से, और ये 1 है क्योंकि यहाँ से हम जेड कॉमन लिए हैं। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे हम वही बाइनोमियल थ्योरम से हल करेंगे, प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस जो है ये पावर के घात यदि n है और ये बहुत कम संख्या है और यहाँ पे 1 है, तो ये जो है बाइनोमियल थ्योरम के नियम से यहाँ पे सामने इंटू हो जाता है, तो इंटू कर देंगे डेल ए अपन ए। अब यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस है कैंसिल हो जाएगा, 1 जो दोनों तरफ है वो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा डेल जेड इक्वल टू, इसलिए डेल जेड इक्वल टू जेड, डेल जेड अपन जेड इक्वल टू एन इंटू डेल ए अपन ए। हमारा यही पावर के घात का फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका इसमें त्रुटि जो जब करते हैं तो डेल जेड अपन जेड इक्वल टू एन इंटू डेल ए अपन ए। अब इसका एक व्यापक फार्मूला भी होता है, व्यापक फार्मूला, व्यापक, ये तो 1 के पावर घात है, और यदि हमारे आ जाए ए के पावर बी, ए के पावर स्मॉल, या इस तरह से मान लीजिए पी क्यू अपन आर, और पी के पावर ए, क्यू के पावर बी और आर के पावर सी। अब इसमें त्रुटि हमें निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये पावर के घात व्यापक का एक व्यापक फार्मूला है,
पावर के बाद त्रुटियों का निकालने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, डेल जेड अपन जेड इक्वल टू ये जो है ए डेल पी अपन पी प्लस माइनस, ये यहाँ पे डायरेक्ट प्लस ए होगा, प्लस कर दीजिए क्योंकि ये इंटू में है और इंटू की यहाँ पे प्लस मान आ रही है। तो यहाँ पे फिर ये सामने हो जाएगा क्यू डेल क्यू अपन क्यू, फिर ये भाग में है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सी डेल आर अपन आर। ये हमारा हो गया व्यापक फार्मूला। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करके रखना है क्योंकि इस पे से सवाल अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर। अब इसके बाद त्रुटियों के बाद हम देखेंगे सार्थक अंक। इसमें वो भी कुछ मिनट का टॉपिक है, सार्थक अंक देख लेते हैं क्या होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है सार्थक अंक। यहाँ पर देखेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक देखने के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंट फिंगर। सिग्निफिकेंट फिंगर में क्या देखेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिंगर अर्थात सार्थक अंक किसे कहते हैं, वे अंक जो किसी माप में त्रुटि निर्धारित करते हैं अर्थात उस माप की परिशुद्धता को बताते हैं, उसे सार्थक अंक कहते हैं। मतलब वे अंक जो किसी त्रुटि में त्रुटि कितनी हुई है उसका निर्धारण करते हैं, उसे निर्धारण करते हैं या उसे शुद्धता से मापते हैं, त्रुटि जितनी हुई है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे सार्थक अंक पहचानने के कुछ नियम हैं। सार्थक अंक पहचानने के नियम, सार्थक अंक पहचानने के कौन कौन से नियम हैं, जैसे कि मान चलिए कि 258 है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3। सभी अशून्य अंक को सार्थक अंक में गिना जाता है, यानी सभी अशून्य अंक हैं जो सार्थक अंक में, यानी 5, 6, 7, 8, 9 लेंगे तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 2, 2, 4, 1, 5। तो पहला नियम आप समझ गए, सार्थक अंक सभी अशून्य अंक को सार्थक अंक कहते हैं। और दूसरा नियम, यदि अंक के जैसे 2580020, यदि अंक के यानी ये अंक जो है इसका बाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, मतलब इसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, इसका मतलब हुआ इसमें सार्थक अंक जो है, सार्थक अंक कितना होंगे, इसमें 3 हो गए। अब मान चलिए कि कोई कहा 0.8 तो इसमें सार्थक अंक कितना है, 1 है। अब इसी प्रकार दूसरा नियम होगा। और तीसरा नियम में हम देखेंगे कि 2 अशून्य अंक, यानी कि 2 अशून्य अंक के बीच में शून्य हो तो उसे सार्थक अंक में गिना जाता है, यानी 2 अशून्य अंक के बीच में, यानी मान चलिए 5 है, 0, 0, 0, 3 है। यदि 2 अशून्य अंक, एक अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, इसके बीच में 3 शून्य है, तो इस 3 शून्य को भी सार्थक अंक में गिनेंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 2, 4, 1, 5। मान चलिए इसको इस तरह से भी लिख दिया जाए 0.004 भी, तब भी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 5। मतलब 2 अशून्य अंकों के बीच में कितने भी शून्य हो उसे सार्थक अंक में गिना जाता है। और इसमें अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में गिनते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 500, तो ये क्या है, ये अशून्य अंक है बाईं ओर और इसके बाद इसके दाईं ओर शून्य है, इसको भी सार्थक अंक में हम गिनेंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक 3 हो जाएगा। परंतु यहीं 005 लिख दिया जाए तो इसको बाईं ओर के शून्य अंक को अशून्य अंक से शून्य यदि बाईं ओर हो तो उसका मान हम सार्थक अंक में नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे सार्थक अंक 1 हो जाएगा। ये 4 नंबर था, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि इसको आगे नहीं, मतलब शून्य, यदि अशून्य अंक से शून्य आगे है तो उसको नहीं लेते हैं इस साइड, और यदि इसके इस साइड है यानी दाएं तरफ उसको सार्थक अंक में हम गिनते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये बाईं तरफ है और इसके दाईं तरफ शून्य है, जिसको सार्थक अंक में ले लिए, जबकि अशून्य अंक जो है दाईं तरफ है और बाईं तरफ ये 0 0 है,
इसलिए इसका सार्थक अंक 1 लिए। इसके बाद दशमलव का स्थान परिवर्तन करने से सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब 500.0, यहाँ 500.8 लिख दें, 0.8 फिर 5008। मतलब ये कहना चाहता है कि देखिए अब सार्थक अंक कितने होंगे, 2 2 4, इसमें भी सार्थक अंक 4, इसमें भी सार्थक अंक 4। तो इसका कहने का मतलब यहाँ क्या निकला कि यदि दशमलव कहीं पर भी हो, मतलब कि दशमलव को किसी भी स्थिति में हो, तो उसका सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि सार्थक अंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सभी में 4 4 है। देखिए यहाँ पे एक अंक पर दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तब भी सार्थक अंक 4 ही रहेंगे। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब आगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने पर सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता और फिर अधिकतम अंक के बराबर ही सार्थक अंक का मान रखते हैं। जैसे जब 2 अंकों को आपस में जोड़ा जाता है तो अधिकतम अंक के बराबर ही सार्थक अंक का मान रखते हैं। इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा आपको कि 3 5.7, 2 5.78, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितनी है 3, यहाँ पे सार्थक अंक कितना है 4, और इसको ऐड करेंगे तो 8 4 1 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी सार्थक अंक 1 आ गया। इसका मतलब यही है कि अधिकतम अंक के बराबर ही सार्थक अंक का मान रखते हैं यदि योग हो तब। यहाँ पर अधिकतम अंक ये आ रहा है तो सार्थक अंक इसका 4 हो गया। अब देखिए कोटिमान, इसके साथ ही हम कोटिमान भी समझ लेते हैं। कोटिमान क्या होता है, इसे कई लोग कोटि भी कहते हैं, कोटि अथवा कोटिमान, कोटि अथवा कोटिमान। और इसका इंग्लिश क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे एक मान चलिए कि एक दशमलव पॉइंट है, दशमलव पॉइंट से यदि आप इधर चलेंगे तो कोटि का मान माइनस होगा, और यदि दशमलव पॉइंट के इधर बाईं तरफ चलेंगे तो कोटि का मान प्लस होगा। अब यहाँ पे ये समझने के लिए समझते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन, अर्थात वैज्ञानिक संकेतन समझना पड़ेगा पहले कोटि के मान को समझने के लिए। वैज्ञानिक संकेतन भी थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन, तो वैज्ञानिक संकेतन किस प्रकार के रूप में होता है, इस प्रकार के m इंटू कोई पूर्णांक रहेगा और 10 के पावर n, जो यहाँ पे है इसी को हम कोटि कहते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे इसी का हम कोटि कहते हैं, यहाँ पे है इसको ही कोटि कहते हैं। तो आइए समझते हैं कोटि के बारे में। जैसे मान चलिए 5.2 इंटू 10⁶ है, तो इसमें कोई पूछेगा कोटि कितनी है, कोटि या कोटिमान अथवा कोटिमान, तो कोटि हम बता देंगे यहाँ पे कितनी है, कोटि यहाँ पे है 6। लेकिन किस तरह से निर्धारण करेंगे, कोटि यहाँ पे इसका मान तो 6 होना चाहिए पर यहाँ पे कोटि 7 होगा। अब क्यों कोटि 7 होगा, इसका एक रीजन है। देखिए यदि जब m अर्थात ये वाला जो है m जो है 3.16 से इतना हो यानी छोटा हो, तो कोटि क्या होगी, वही कोटि होगी जो 10 की पावर दी है। यदि ये छोटा हो तब, यही मान चलिए कि हमारा 1.2 हो जाता और 10 की पावर 6, तो ये क्या है 3.1 से छोटा है ये, तो इसका कोटि सिर्फ 6 ही होती। पर एक और नियम है इसका कि यही जब m इसके बराबर है 3.6 के, 3.16 के बराबर है या 16 से बड़ा है, तो कोटि जो है 10 की पावर n है उसमें कोटि इस प्रकार की n+1।
तो यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि इसमें जो कोटि है वो n+1 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे देखिए 3.156 से ये 5.2 बड़ा है, इसलिए यहाँ कोटि 7 हो गई है। हालांकि कोटि को कुछ लोग इस तरह से भी दर्शाते हैं, जैसे 5.2 × 10⁶ है, तो इसको कोटि बराबर करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 लोग। अब जिस तरह से करना चाहें, अलग अलग सबके रूल है। तो 10.7 भी कोटि हो सकती है, और यदि 1.2 × 10⁶ है तो इसकी कोटि कुछ लोग इस तरह से भी लिख देते हैं 10.6, क्योंकि जानते हैं 3.6 से ये कम है। अब आप ही बताइए कि हमने केवल 10 लिख दिया, 10⁸, तो इसकी कोटि कितनी होगी? यहाँ पे 1 मान सकते हैं, हाँ। और यहाँ पे क्या है 1 वैल्यू जो है 3.1 से 6 कम है, तो इसलिए इसकी कोटि यहीं हो जाएगी 10⁸, या कुछ लोग 8 भी सिर्फ कह सकते हैं, जो कि इसको नहीं करना चाहिए, ये सही है अधिकतम रूप से। तो आप जब भी करेंगे कोटि बताएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, और इसके बाद न्यूमेरिकल है। तो अगले एपिसोड में पूरा फुल कॉन्सेप्ट हो जाए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद।